स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। इस चैप्टर फर्स्ट का जो नाम है वो है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था चाहे ठोस प्रावस्था। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे आखिर ये होता क्या है और इससे क्या संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए। तो 11th में हम लोगों ने 11th 10th और 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पदार्थ होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस। मोस्टली तीन प्रकार के, और भी चौथी अवस्था जो होती है उसकी बात नहीं करेंगे अभी। मोस्टली तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसमें कैसे पहचान सकते हैं, किन गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं कि वो ठोस होता है या वो द्रव होता है या वो गैस होता है। तो ठोस से संबंधित क्या गुण होते हैं इनके बारे में डिस्कस कर सबसे पहले अपन। फिर हम देखेंगे कि ठोसों को किस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, किस प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम ठोसों के गुणों से, कि ठोसों में क्या गुण होने चाहिए जिससे हम उन्हें ठोस कह सकेंगे। ओके तो ठोसों के गुणों की हम बात करते हैं। तो ठोसों के गुणों में जो पहला पॉइंट है कि ठोसों के जो पदार्थों के जो अवयवी कण होते हैं, यदि वो अवयवी कणों के मध्य प्रबल बल आकर्षण होता है, ठीक है। सपोज दैट कोई हमारे पास पदार्थ है, उसके ये अवयवी कण। अवयवी कण क्या होते हैं पहले ये समझ लो। अवयवी कण एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमने सोडियम क्लोराइड लिया, अब सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना हुआ है, ये बना है सोडियम से और क्लोराइड से। तो सोडियम और क्लोराइड दोनों NaCl के अवयवी कण होंगे, ठीक है। सोडियम और क्लोराइड दोनों NaCl के अवयवी कण होंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि भाई जो इनके अवयवी कण होते हैं इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंपल जो पढ़ते आ रहे थे 9-10 से, कि जिन पदार्थों का आकार, आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। तो उनका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा, वो परिवर्तित नहीं हो सकता। तो आकार और आयतन। तीसरा पॉइंट है, इनके जो अवयवी कण होते हैं इनकी जो दूरी होती है, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है, अत्यंत कम दूरी, ठीक है। और कुछ पॉइंट होते हैं जैसे इनका जो गलनांक होता है ठोसों का और जो घनत्व होता है, गलनांक घनत्व और जो क्वथनांक होता है वो काफी ज्यादा उच्च होता है। गलनांक मतलब किस पॉइंट पर गलता है, घनत्व उसकी डेंसिटी, क्वथनांक मतलब किस पॉइंट पर गलता है, ये मान काफी ज्यादा क्या होते हैं, उच्च होते हैं। किसके लिए, ठोसों के लिए। ओके, और इसमें अगर किसी पॉइंट की हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें, जो ठोस होते हैं वो काफी दृढ़ कठोर होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अवयवी कणों में विसरणशीलता, मतलब कोई किसी प्रकार के फैलाव गुण, विसरणशीलता नहीं होता। किसी प्रकार का फैलाव गुण नहीं होता, वो अपने आकार में वैसे कैसे वैसे रहते हैं यदि हम किसी प्रकार का कोई बाह्य बल का प्रयोग ना करें तो ये ठोसों के बारे में कुछ पॉइंट है, आप इनको जमा के लिख लीजिएगा। मैंने इसको समझा दिया थोड़ा सा, तो मैंने इन पॉइंट्स को समझा दिया आपको, आप इसको जमा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो कुछ 5-6 पॉइंट बन जाएंगे कि पदार्थों में से क्या गुण होने चाहिए जिससे हमने ठोस कह सकते हैं। तो ये गुण यदि किसी पदार्थ में है तो हम उसे ठोस कह सकते हैं। ओके, अब ठोसों को और ज्यादा ही अपन अलग अलग प्रकार से डिवाइड करना चाहे तो हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि ठोसों का वर्गीकरण होता है किस प्रकार से। तो ठोसों का हम वर्गीकरण करेंगे तो ठोसों का वर्गीकरण हम उनके अवयवी कणों के आधार पर करते हैं।
अवयवी कण मैंने भी बताया क्या होते हैं। कोई पदार्थ है, यदि हमारे पास कोई ठोस है जैसे NaCl, तो Na और Cl उसके अवयवी कण होते हैं। तो अवयवी कणों के आधार पे हम ठोसों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, अब ये अवयवी कण कैसे, तो पहला जो पॉइंट इसका बनेगा वह है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। मतलब अवयवी कण कैसे व्यवस्थित है उनके आधार पर हम ठोस का वर्गीकरण कर सकते हैं, पहला भाग ये। फिर दूसरा है, यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर। अब अवयवी कणों के मध्य जो बल लग रहा है वो किस प्रकार का बल है, उसके आधार पर हम अवयवी कणों को बांट सकते हैं। ठीक है, ठोस को बांट सकते हैं दो आधार पे, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे, अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पे। तो यदि हम उसको अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे बांटेंगे तो दो टाइप के ठोस हमको मिलेंगे। एक होगा क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। ओके, देन यदि हम उसको अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर बांटेंगे तो ठोस किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठोस होते हैं 4 प्रकार के। पहला होता है आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा होता है इसका धात्विक ठोस, और चौथा होता है अपने पास आणविक ठोस। तो 4 प्रकार के अपने पास ठोस मिल रहे हैं, यदि उनके मध्य बल लग रहे हैं अलग अलग प्रकार के, तो एक आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है हमको इस चैप्टर में वो क्रिस्टलीय ठोसों से संबंधित पढ़ना है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनसे एक संबंधित क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन मोस्टली जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो क्रिस्टलीय ठोस से संबंधित ही ज्यादा पढ़ना है अपने को। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस कि क्रिस्टलीय ठोस कैसे दिखाई देते हैं, क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल से, और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं उनके एग्जाम्पल से। पहले आप इनके स्ट्रक्चर देख लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस किस किस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब आप देखेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस किस किस प्रकार के दिखाई देते हैं। क्रिस्टल के एग्जांपल में ये हम देख रहे हैं कुछ ग्लासेस के फोटोग्राफ्स हैं, ये अक्रिस्टलीय कहलाते हैं, नॉन क्रिस्टल। और क्रिस्टल के एग्जांपल में ग्लास के साथ कांच के साथ साथ और भी रबड़ होते हैं, प्लास्टिक होता है, PVC होता है, और भी इसके सारे कई एग्जांपल इस। आपने दोनों के ऐसे एग्जांपल देखिए जो डायग्राम के आधार पे हमने समझा दिए, डायग्राम के आधार पे हमने देखे। अब इन दोनों में थोड़े डिफरेंस करने वाले एग्जांपल देखते हैं, फोटोग्राफ देखते हैं इनके, कि इनमें डिफरेंस कैसे पहचान सकते हैं क्रिस्टलीय में और क्रिस्टलीय में, आखिर इनके अंदर की संरचना किस प्रकार से होती है। ठीक है, बाहरी स्ट्रक्चर तो हमने इसके देख लिया किस किस प्रकार से दिखाई देते हैं, क्या एग्जांपल होते हैं। अब इनके अंदर की संरचना किस प्रकार से होती है वो देखिए, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ये क्रिस्टल कुछ अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे ये NaCl का स्ट्रक्चर है, ये कुछ NaCl के स्ट्रक्चर को दर्शा रहे हैं। इसमें 2 टाइप के एटम है, एक Na एक Cl। तो एक प्रकार से एक इसका निश्चित व्यवस्था हमको दिखाई दे रही है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, क्योंकि क्रिस्टल निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और निश्चित दूरी पर होते हैं, सब में हमको सेम डिस्टेंस देखने मिलता है।
तो ये एक डायग्राम इसका हो गया। और क्रिस्टल के हम एक ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं क्रिस्टल का, किस प्रकार से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपस में लगा हुआ है, सब जॉइंट है। तो ये जो हम अब दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ए वाला है हमारे पास क्रिस्टल का, और जो बी वाला है हमारे पास ये है नॉन क्रिस्टल का, अक्रिस्टलीय मतलब। तो क्रिस्टल में हम देख रहे हैं कि जो सभी अवयवी कण है वो निश्चित दूरी पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। और जबकि अक्रिस्टल में हम बी वाले चित्र में देख रहे हैं कि जो भी डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें जो अवयवी कण हैं वो निश्चित दूरी पर व्यवस्थित नहीं है, कहीं पे इनकी दूरी ज़्यादा है, कहीं पे इनकी दूरी कम है। चूँकि ए वाले चित्र में हम ये देख रहे हैं क्योंकि निश्चित दूरी पर व्यवस्थित है, इस कारण इनकी जो ज्यामिति है हमको निश्चित प्राप्त होती है। किस प्रकार से एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाए हुए निश्चित हमको दिखाई दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर बनाए, ये स्क्वायर टाइप से, वर्गाकार टाइप से बना सकते हैं, घन टाइप से बना सकते हैं, मतलब एक कंटिन्यू एक ही पैटर्न चला आता है इसमें। तो इन एक ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। जबकि इनमें बात करें, आप इनके हर एक पार्ट को देखेंगे तो इनके जो स्ट्रक्चर हमको अलग अलग टाइप से दिखाई देंगे, कोई भी निश्चित ज्यामिति इसमें दिखाई नहीं देगी, अलग अलग प्रकार की ज्यामिति हमको दिखाई देती है बी वाले पार्ट में। तो हम डायग्राम में डिफरेंस देख सकते हैं कि अंदर की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है क्रिस्टल का ए में, और बी में देख सकते हैं कि नॉन क्रिस्टल का हम किस प्रकार से हमको ज्यामिति दिखाई देती है अलग प्रकार से पूरा। तो अभी आप लोगों ने कुछ डायग्राम्स देखे, डायग्राम में क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस क्या क्या होते हैं, इनके एग्जांपल क्या क्या है वो आप लोगों ने देखा। देन अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो एग्जाम में पूछता है कई बार कि क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में अंतर लिखिए। जब हम इनका क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में अंतर पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में सारे गुणों के बारे में, इनके सभी गुणों के बारे में पढ़ ले चुके होंगे। आपने अभी इनके डायग्राम देखे, इनके एग्जाम्पल देखे, जिससे आपको पता चल गया होगा कि ये दिखते कैसे, वास्तविकता में इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में अंतर लिखिए। कुछ गुणों के आधार पर हम इनमें अंतर देखेंगे, जिसके आधार पर हम ये भी जान लेंगे कि क्रिस्टल ठोस में क्या क्या गुण होते हैं और अक्रिस्टल में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो हम सीधे इनके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनके क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस में अंतर लिखिए इनके गुणों के आधार पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला गुण जो डायग्राम में भी मैंने कुछ समझाया था, सेम वही पॉइंट भी इसमें आएंगे अभी। गुण पहला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, कणों की व्यवस्था। क्रिस्टल ठोसों में कणों की जो व्यवस्था होती है वह निश्चित होती है, और अक्रिस्टल ठोसों में जो कणों की व्यवस्था होती है अनिश्चित होती है। किसी में भी कणों की जो व्यवस्था निश्चित होने के कारण उसकी जो आकृति, उसका जो स्ट्रक्चर काफी लंबा बनता है, इसे कहते हैं कि वो दीर्घपरास होती है। दीर्घपरास। अनिश्चित कणों की व्यवस्था होने के कारण उनकी जो आकृति होती है सही शेप में नहीं आ पाती है, जिस कारण वो काफी लंबी स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, तो ये लघु परास होते हैं। देन दूसरा इसमें एग्जांपल है इसकी ज्यामिति, कह सकते हैं इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो जो आपने आकृति देखी दोनों की, ए और बी, ए मतलब क्रिस्टल, बी मतलब अक्रिस्टल, तो ज्यामिति कैसी थी, कणों की व्यवस्था निश्चित होने के कारण ज्यामिति इनकी निश्चित मिली, और उसमें कणों की व्यवस्था अनिश्चित होने के कारण ज्यामिति उसकी कैसे मिली, अनिश्चित मिली। तो ज्यामिति कैसी होती है, इसकी निश्चित होती है और इसकी अनिश्चित। पॉइंट ऑफ पूरा पूरा लिखेंगे, मैंने इसे शॉर्ट में बता दिया। लिखेंगे इसमें कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, इसका दीर्घपरास, इसका अधिकतम दीर्घपरास होता है, इसमें इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। पूरे पूरे पॉइंट लिखना है आपको। ओके, मैं शॉर्ट में सिर्फ समझाया इसको। तीसरा, कणों की व्यवस्था और ज्यामिति, इसके बाद आता है इनका गलनांक। गलनांक जो होता है क्रिस्टलीय ठोसों का वो भी निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित होता है और इनका गलनांक अनिश्चित होता है। गलनांक मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट, किस ताप पर ये गलते हैं। कणों की व्यवस्था निश्चित होने के कारण एक प्रकार से इनका गलनांक निश्चित हमको प्राप्त हो जाता है, और इनके अनिश्चित होने के कारण हमको कैसा प्राप्त होता है, इसका गलनांक अनिश्चित प्राप्त होता है, मेल्टिंग पॉइंट।
कह सकते हैं MP। देन 4 पॉइंट की बात करते हैं इसका, गलन उष्मा। अब गलनांक हो रहा है, हम उसको गला रहे हैं, तो उसके गलाने के पश्चात जो उनसे उष्मा प्राप्त होगी उसे गलन उष्मा कहते हैं। तो इनकी गलन उष्मा हमको निश्चित प्राप्त होगी क्योंकि गलनांक निश्चित है, और ये हमको अनिश्चित प्राप्त होगा। एकदम सिंपल वे में मैं इनका बता रहा हूँ, ऐसे याद कर लीजिएगा, इजी पड़ेगा। बुक के लिए थोड़ा कठिन मिल सकता है, टफ मिल सकता है जमाने में, ये सिंपल आप इसको जमा सकते हो। ओके, तो ये इसके हम 4 पॉइंट देखें। 5वां पॉइंट हम इसका देख लेते हैं, इसकी प्रकृति। हाँ, मोस्ट पॉइंट तो वही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट तो वही है, उसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति की बात करते हैं, जो क्रिस्टल होता है ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, आप इस सेंटेंस जमा लीजिएगा, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, वास्तविक ठोस। ये वास्तविक ठोस होते हैं इस प्रकार से, और ये छद्म ठोस होते हैं। छद्म ठोस, या कह सकते हैं अति शीतित द्रव, सुपर कूलिंग लिक्विड। हाँ, छद्म ठोस या अति शीतित द्रव होते हैं। आखिर ये छद्म ठोस क्या होता है, अति शीतित द्रव क्या होता है? वास्तविक ठोस मतलब हाँ, क्रिस्टल रियल में ठोस ही होते हैं। ओके, छद्म ठोस मतलब एक प्रकार से छलावा, मतलब दिखने में ये ठोस होते हैं लेकिन वास्तव में ये ठोस नहीं होते। ठीक है, समझ रहे इस बात को? दिखने में ये ठोस होते हैं लेकिन जब हम इनके गुणों का अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि ये ठोस नहीं है। एग्जाम्पल, ठीक है, अक्रिय ठोस में एग्जाम्पल होता है जैसे रबर होता है, PVC, प्लास्टिक और कांच। कांच के एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं कि कांच, अब कांच आप देखोगे तो बोलोगे ये तो ठोस है, छूने में भी इनको ठोस प्रतीत होता है ये, तो इसे छद्म ठोस कैसे कह सकते हैं? तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, कुछ पुराने जमाने के जो हमको कांच प्राप्त हुए, या पुरानी जो बहुत पुरानी इमारतें थी, उनके जो खिड़की थे जो कांच के बने हुए थे, उनमें यह देखा गया कि जब इन पे लगातार धूप पड़ता है दिन के समय में, तो क्या होता है, कांच की जो मोटी परत होती है, एक प्रकार से यदि हम इसको दिखाना चाहें, कांच की यदि कोई मान लो कांच की मोटाई इतनी है, इस प्रकार से कांच की मोटाई, तो क्या होता है कि लगातार जब धूप सूर्य की किरणें से पड़ते रहती है कई वर्षों तक, ये कोई 1 दिन 2 दिन या महीने की घटना नहीं होती है, लगातार कई वर्षों की घटना होती है, कई वर्षों तक पड़ते रहते हैं, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि इसका कुछ भाग यहाँ से पतला हो गया है और कुछ भाग यहाँ जाके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। मतलब क्या होता है कि कांच में एक प्रकार से बहाव का गुण भी होता है। ठीक है, कांच में एक प्रकार से बहाव का गुण तो होता है, बाकी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कोई ऐसा गुण नहीं है कि सूर्य की किरणें पड़ रही है उस पे या कुछ ऐसा हो रहा है तो कुछ समय पश्चात उनकी आकृति बदल जाएगी या बहाव का गुण में देखने नहीं मिलता, इसलिए उन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। जबकि इनमें यह गुण पाया जाता है, बहावशीलता गुण पाया जाता है, जिसका इन्हें क्या कहते हैं, छद्म ठोस कहते हैं। ओके, छद्म ठोस। और भी जैसे हम नॉर्मली किसी प्लास्टिक की वस्तु की बात कर ले तो कई समय तक प्लास्टिक की वस्तु की पड़े रहती है काफी समय तक, तो उनकी मोटाई यदि ऐसे रहती है तो भी एक भाग ऊपर से पतला होता है, नीचे भाग उसका मोटा होते जाता है, तो ये उसके बहाव के कारण होता है, मतलब उसके अवयवीकरण निश्चित नहीं होते, वो क्या होते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, ये होता है इसमें, तो ये होता है छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव कहते हैं जिसे हम। तो ये 5 पॉइंट हो गए हमारे, कुछ 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं इसमें। अपन हमको 5-6 पॉइंट ही याद करने, ज्यादा पॉइंट याद नहीं करने हैं, बस फिर ये खत्म टॉपिक हमारा कि स्टेट हो सके में अंतर। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है दैसिकता। तो हम दैसिकता देखते हैं कि दैसिकता के आधार पर किसलिए ठोस और किसलिए में क्या अंतर होता है। दैसिकता मीन्स हम इसमें देखते हैं, दैसिकता भौतिक गुणों के आधार पर देखते हैं, भौतिक गुण धर्म क्या क्या होते हैं, जैसे कुछ 1-2 एग्जाम्पल बस लिख देते हैं, चालकता और अपवर्तनांक और भी कुछ कुछ होते हैं। तो यदि हम इन्हीं की बात कर लेते हैं तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी जो चालकता, इनकी जो चालकता और अपवर्तनांक होते हैं ये बदलते रहते हैं, कोई फिक्स हमको नहीं मिलते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि इनकी जो दैसिकता होती है वो सम नहीं होती, मतलब एक समान नहीं होती, इसे हम कह सकते हैं विषम दैसिक।
विषमदैशिक या विषमदैशिकता, ठीक है, ये मेन इसमें है कि इनकी दैशिकता कैसे होती है, तो विषमदैशिकता होती है इनकी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो चालकता होती है, अपवर्तनांक होते हैं, जैसे कांच के अपवर्तनांक 1.5 पढ़ के रखे तो वो याद रहता है, तो इसके जो गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, वो समदैशिक होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। तो इनकी दैशिकता कैसे होती है, समदैशिकता। तो ये 2 पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें ये दैशिकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, विदलन गुण। आखिर ये विदलन गुण होता क्या है, इसको समझते हैं। यदि हमारे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस है, हम क्रिस्टलीय ठोस को किसी तेज धार वाले औजार से काटते हैं, चाकू या फिर कुछ और चीजें, तो तेज धार वाले औजार से यदि हम इसको इस प्रकार से काटते हैं, तो जो दो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, इनकी जो फलक होती है, ठीक है, वो हमको समतल मिलता है, सपाट मिलता है, ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं मिलता। कुछ ऐसा हमको प्राप्त नहीं होता, हमको ऐसा प्राप्त होता है, समतल सतह वाली फलक प्राप्त होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इनको चाकू या किसी तेज धार वाले हथियार से काटने पर हमको समतल सतह वाली फलक प्राप्त होती है। जस्ट इसमें इसका अपोजिट है। यदि हम किसी अक्रिस्टलीय पदार्थ को ले रहे हैं और उसे हम चाकू से इस प्रकार काटते हैं, तो हमको फलक समतल न मिलकर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी मिलती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इन्हें चाकू या किसी तेज धार वाले हथियार से काटने पर या औजार से काटने पर हमको असमतल सतह वाली फलक प्राप्त होती है, ये कह सकते हैं इसमें हम। एग्जाम्पल के लिए आपको इसको सिंपल ही समझ सकते हैं कि आप किसी पनीर के टुकड़े को काट रहे हैं, तो पनीर के टुकड़े काटने पर हम तेज धार से चाकू से काटेंगे तो हमको सपाट सतह प्राप्त होती है। ये नहीं कि एग्जाम्पल है पनीर इसका, लेकिन हम समझने के लिए कि हमको काट रहे हैं तो सपाट प्राप्त होता है। यदि आप किसी कांच को काट रहे हो या फिर किसी आप पत्थर को काट रहे हो, तो थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है, तो ये उसी प्रकार से एक प्रकार से काटेंगे इसको। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया विद्युत गुण। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है 8 नंबर, सॉरी एग्जाम्पल बोलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट इसका शीतलन वक्र। अभी शीतलन वक्र क्या होता है ये समझे तो, शीतलन नाम से स्पष्ट है, एक प्रकार से ठंडा करना। शीतलन मतलब ठंडा, जैसे लिखा है शीतल पेयजल मतलब ठंडा जल। तो शीतलन वक्र क्या डिफाइन करता है इसमें वो समझ लेते हैं। वक्र एक ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, तो एक मिनट थोड़ी जगह बनाते हैं, ऊपर लिखते हैं इसको शीतलन वक्र को। तो शीतलन वक्र, इसमें एक वक्र बनाएंगे, ये वक्र होगा समय और ताप के बीच। इन्हें तो पता है, इधर आगे बढ़ते जाएंगे समय आगे बढ़ते जाएगा, इधर ऊपर बढ़ते जाएंगे ताप बढ़ते जाता है, नीचे आएंगे ताप घटेगा, ऐसा। सेम अक्रिस्टलीय में भी ऐसे ही बना लेते ग्राफ, वक्र बना लेते हैं समय और ताप के बीच। शीतलन का मतलब एक बार ठंडा होना, ठंडा करना, ये शीतलन होता है। तो हम क्रिस्टलीय ठोस लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में कैसे एग्जांपल होते हैं, चाहे हीरा, चाहे क्वार्टजाइट, चाहे NaCl, चाहे कोई भी धातु, आयरन वायरन लोहा, जब बातें बढ़ती पढ़ते हैं लोहे के बारे में, तो उसमें भी ये हमको थोड़ा पढ़ने मिलता है, लेकिन हम उसमें ग्राफ नहीं देखते हैं। तो यदि हम कोई भी धातु लेते हैं या कोई क्रिस्टलीय ठोस लेते हैं, अब क्रिस्टल को गर्म करते हैं, गर्म करके पिघला देते हैं, ठीक है। जब पूरी तरीके से पिघल जाएगा, उसके बाद उसको ठंडा करना स्टार्ट करते हैं। जब उसको हम ठंडा करना स्टार्ट करेंगे, तब क्या होता है, मान लेते हैं इस ताप पे वो पिघली हुई अवस्था में है कौन, क्रिस्टलीय ठोस। अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसका ताप कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, और समय बढ़ता जा रहा है, ताप कम होता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पिघली हुई अवस्था से ठोस अवस्था में बनना प्रारंभ हो जाता है। उस समय इसका कुछ समय के लिए जो ताप होता है वो स्थिर बना रहता है, ठीक है, आगे बढ़ेगा नहीं, ये स्थिर बना रहेगा, ताप जो है वो स्थिर बना रहेगा, ठीक है।
समय देखिए अभी भी बढ़ रहा है, समय इस ओर जा रहा है, मतलब समय बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ताप क्या है, इस पॉइंट पे वो स्थिर बना हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग से यदि कोई किसी ठोस को हम पिघलाते हैं और उसको फिर ठंडा करने स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका ताप धीरे धीरे कम होता है, समय बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका समय बढ़ते रहता है लेकिन ताप उसका स्थिर हो जाता है जब वो ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ होता है, और अचानक एकाएक फिर से उसका ताप क्या हुआ, घटता जाता है। ये चीज होता है किसके साथ, ये होता है क्रिस्टलीय ठोस के साथ। अब क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कुछ नहीं है, हम पीवीसी की बात कर ले, प्लास्टिक की बात कर ले, कांच की बात कर ले, रबड़ की बात कर ले, यदि हम उसको पिघलाते हैं और फिर पिघलाने के बाद उसको ठंडा करने स्टार्ट करते हैं तो वो उनका जो ताप है वो समय के साथ धीरे 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 कम होते जाता है। ताप कम हो रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, तो ये हमको देखने मिलता है इसमें, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का स्टॉपेज कोई देखने नहीं मिलता। तो अब इसके अगर वक्र को ध्यान से देखेंगे तो इसका वक्र एक लाइन से आया हुआ है, कहीं भी कुछ रोक तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस या सतत। और इसके ग्राफ को हम कह सकते हैं असतत, ठीक है। मतलब हमने गर्म किया, गर्म करने के पिघलाया, पिघलाने के बाद ठंडा करना स्टार्ट किया, मतलब शीतलन करना स्टार्ट किया। शीतलन करने में हम देखा इसका असतत वक्र प्राप्त होता है, इसका सतत वक्र प्राप्त होता है। ये पॉइंट इसमें लिखना है, डायग्राम नहीं शो करना है, समझने के लिए था। इसमें पॉइंट लिखेंगे, इसमें असतत वक्र प्राप्त होता है, इसमें सतत वक्र प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट, ऐसे 8 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो गया, इसमें 5-6 पॉइंट को ऐसा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। एक लास्ट एग्जाम्पल सब में ऐड करना ही है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका उदाहरण। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हीरा, क्वार्ट्ज, NaCl, Fe, कॉपर, जितने धातु सब मिल जाएंगे इसमें। तो अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल उदाहरण यदि इसमें हम बात करें तो ले सकते हैं रबड़ और क्या बोलते हैं, कांच तो मेन, और प्लास्टिक, पीवीसी, PTFE, सब पढ़े ही लेने थे, तो ये सब इस एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये था क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि अवयवी कणों के बलों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पे जो ठोस होते हैं, ठोसों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चन इसके आगे के कंटिन्यू करेंगे, ओके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।